नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सीरीज़ चल रहा है उसके पार्ट 2 के बारे में। तो ये जो है लेक्चर 2 है और इसके पहले लेक्चर 1 आ चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के हम वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एटमॉस्फेयर के बारे में, और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और यहाँ पे मैं अपने नोट्स का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरी की पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एटमोस्फेयर है वो जो है आपका इंडोजेनेसिस ओरिजिन है। मतलब जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है इंडिया का, जो आपका धरती का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है वो जो है आपका धरती के अंदर से ही उसका जनरेशन हुआ है, यानी कि एंडोजेनेसिस ओरिजिन है उसका। तो जब होता क्या है कि जब धरती का जो बनने का जो स्टार्टिंग टाइम था उस टाइम पे जितनी भी गैसें थी वो उसके कोर में थी, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया सारी गैसें जो है इस्केप होती गई, और वो जो है आके फिर मैक्सिमम जहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी है वहाँ पे आके वो जो है रुक गई। तो ये जो है आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो एटमॉस्फेयर है उसका ओरिजिन जो है इंडोजेनेसिस है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात करेंगे। तो इट इज़ अ गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, इट इज़ हेल्ड बाय मीन्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो आपका एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस को एनवलप करता है, यानी कि उसको घेरता है चारों तरफ से। और ये जो घेरता है उसका जो मुख्य कारण है वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जितनी भी गैसें आपकी एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पाई जाती हैं, और वो इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि इस रेंज में जो है आपका मैक्सिमम जो है ग्रेविटी पाई जाती है। यानी कि धरती के सरफेस पे जो ग्रेविटी है या गुरुत्वाकर्षण है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप धरती के सरफेस से ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। उसके बाद है आपका एटमॉस्फेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई सारी जो है आपकी जो है लेयर होती हैं जिसकी वजह से जो लो डायरनल रेंज होता है टेम्परेचर का, यानी कि अगर दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर देखें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हम मरकरी की बात करें तो मरकरी में जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है लो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि दिन और रात का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता है। अब एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं इन्सोलेशन। तो इन्सोलेशन का फुल फॉर्म है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जितनी भी सोलर रेडिएशन या जो सौर विकिरण है वो धरती पे आती है तो उसका जो क्वांटिटी है उसको इन्सोलेशन बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको हम आने वाले अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद है सोलर रेडिएशन क्या होता है। तो सोलर रेडिएशन वो रेडिएशन होता है जो सूरज की किरणें जो हैं धरती पर लाती हैं, और जब ये सोलर रेडिएशन धरती पे आता है तो इसकी फ्रिक्वेंसी या फिर आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई होती है। और इसका जो वेवलेंथ यानी कि जो इसका तरंगदैर्ध्य होता है बहुत ही कम होता है। चूँकि इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तरंगदैर्ध्य कम है, इसीलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और इसीलिए इसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए सोलर रेडिएशन जो है आसानी से धरती में एंटर कर जाता है। उसके बाद होता है टेरिस्टेरियल रेडिएशन, यानी कि जो धरती जो है रेडिएशन आपका जो है वापस भेजती है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ही कम होती है, और इसका जो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसका जो एनर्जी होता है बहुत ही कम होता है, और इसकी पेनिट्रेशन पावर भी जो है काफ़ी कम होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोलर रेडिएशन धरती पे आती हैं तो उनको तो जो है आने में आसानी होती है लेकिन वापस जाने में दिक्कत होती है। तो जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सोलर रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन टेरेस्टेरियल रेडिएशन को वो जो है वापस जाने नहीं देती हैं, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको हम और डिटेल में आने वाली वीडियो में जानेंगे। उसके बाद है मून इज़ डिवॉइड ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक मरकरी। तो जो है आपका जो मून है वहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी एक कारण है, और मरकरी में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। उसके अलावा अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इन द मून इज़ कॉज ड्यू टू द लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जो मून का सरफेस है उस पर जो ग्रेविटी है वो धरती का 1/6 है, इसीलिए वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है।
अगर बात करें मरकरी की, तो यहाँ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ सन रे आती हैं, इसीलिए यहाँ पे जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो हमने एटमॉस्फेयर के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम का दूसरा नाम है जियो बायो कोएनोसिस। तो ये इसको दूसरा नाम है, आपको इकोसिस्टम ध्यान में रखना है। और इकोसिस्टम को डिफाइन किया था ब्रिटिश प्लांट इकोलॉजिस्ट एजी टेंसले ने, और उन्होंने इस टर्म को दिया था इकोसिस्टम। और अगर उनकी बात माने तो वो कहते हैं कि इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म बाय इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग बायोटिक कंपोनेंट विद दैट ऑफ इंटरेक्टिंग अबायोटिक कंपोनेंट। तो उनके अनुसार जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, यानी कि जो जीवित कंपोनेंट हैं, और जो नॉन बायोटिक कंपोनेंट हैं, अबायोटिक कंपोनेंट हैं, उनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो उसके इंटरेक्शन से जो सिस्टम फॉर्म होता है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये जो है बेसिक डेफिनेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे आपका जो है एक चार्ट दिखाया गया है, एक फ्लो चार्ट दिखाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। सबसे छोटा होता है आपका एटम, फिर मॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। तो आप इस सीक्वेंस को ध्यान में रख सकते हैं। ये आपका जो है छोटे माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है व्हेन होल अर्थ इज टेकन एज इकोलॉजिकल मॉडल इट इज़ लार्जेस्ट इकोसिस्टम कॉल्ड एज इकोस्फीयर। तो अगर पूरी धरती को आप इकोलॉजिकल मॉडल मानते हैं तो इसको जो है इकोस्फीयर बोलते हैं। इन इकोसिस्टम सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपका जो इकोसिस्टम है उसमें जो मेन सोर्स एनर्जी का है वो है सन। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सन ही ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा जो हाइड्रोथर्मल वेंट आपको देखने को मिलते हैं वो जो है जियोथर्मल पावर इकोसिस्टम का काम करते हैं, और ये जो है आपका मैरीन इकोसिस्टम के फ्लोर पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है आपका ऑटेकोलॉजी क्या होता है। तो ऑटेकोलॉजी में आपका जो फोकस होता है वो एक सिंगल इंडिविजुअल की स्पीसीज पे किया जाता है। और दूसरा होता है आपका सिनकोलॉजी। तो सिनेकोलॉजी जो है फोकस इज ऑन एंटायर कम्युनिटी और बायोटिक कंपोनेंट। तो ये दो आपको नाम ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा एक है सिनेकोलॉजी, इसमें है अप्रोच इज़ मोर एक्यूरेट एंड इट गिव्स ट्रू पिक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो ये आप जान सकते हैं इनके बारे में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो अभी तक हमने इतना जान लिया। अब हम बात करेंगे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। ये कौन है? तो इनको फादर ऑफ इकोलॉजी माना जाता है, तो इसलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन है। तो ये फादर ऑफ इकोलॉजी हैं, और ये पहले इंसान थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन किया था। उसके अलावा डॉक्टर रामदेव मिश्रा जो हैं भारत के, उनको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी माना जाता है। तो दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर जो आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर हैं, इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो जो आपका ट्रोपोस्फेयर है उसके पास सबसे ज़्यादा मास है, यानी कि अगर सबसे ज़्यादा मास कौन सी लेयर का है बात करें तो मैक्सिमम मास जो है आपका ट्रोपोस्फेयर का है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मीजोस्फेयर जो है आपका, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आपका मीजोस्फेयर में। और फिर आपका जो थर्मोस्फेयर है उसका लार्जेस्ट वॉल्यूम होता है। तो कुछ फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल में जानना है तो हम जियोग्राफी में जब बनाएंगे तो उसमें हर लेयर के बारे में अच्छे से बताएंगे, क्योंकि ये आपका जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है इसमें, इसलिए आपको इसमें इतना ही जानना ज़रूरी है। तो अगले आने वाले वीडियो में हम इकोटोन, एज इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ एजेस क्या होते हैं, उसके अलावा वेटलैंड वगैरह के बारे में बात करेंगे, बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे, और बहुत कुछ है बात करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बने रहिए हमारे अगले आने वाले वीडियो में। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।